बिल्कुल डल, वो अभी मैं कराऊंगी आपको उसका। तो हाइड्रोजन आयोडाइड डालने पे जब रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन का लास्ट प्रोडक्ट एल्केन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एल्केन बन जाएगा एक कार्बन वाला। यहाँ पे भी आपका CH2 यानी कि जितने कार्बन है उतने लगा देंगे, और यहाँ पे भी CH3। तो यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जिसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हेक्सेन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये N हेक्सेन बन गया। वाई आई एम राइटिंग द N ओवर हेयर, N का मतलब होता है नॉर्मल चेन, है ना। नॉर्मल चेन का मतलब होता है स्टेट चेन कंपाउंड। ठीक है, कोई ब्रांचिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको बोलते हैं N हेक्सेन बन गया। अब उसके बाद इसी कंपाउंड की रिडक्शन अगर हम मेटल में करें, जैसे NaHG, इसको बोलते हैं सोडियम एमलगम। ठीक है, सोडियम अमलगम और वाटर। तो जब सोडियम अमलगम और वाटर लेते हैं तो इट इज नॉट सच अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कि वो एल्डिहाइड को सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर दे। देखो ये ना, वैसे एल्डिहाइड वाला चैप्टर आता है आपका बाद में। तो बेसिकली होना ऐसे चाहिए था कि पहले करवाना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन, फिर उसके बाद ये आना चाहिए, बट पता नहीं क्यों आपके टर्म में ये पहले है। जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप रिडक्शन करोगे तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। एल्डिहाइड की अगर आप रिडक्शन करोगे तो ये अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अगर इसे उल्टा चला लो, अल्कोहल, इसकी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड की आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये एसिड बन जाएगा। यानी कि अगर आपने रिडक्शन करनी है तो लास्ट प्रोडक्ट अल्कोहल ही आता है। तो देखो ये इतना स्ट्रांग था कि ये अल्कोहल को भी फर्दर चेंज कर देता है एल्केन में। इसमें से लास्ट प्रोडक्ट आपका अल्कोहल ही आएगा। तो जितने जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला अल्कोहल बना दो। जहाँ पे कार्बन ऑलरेडी है वहां पे बनाने, अल्कोहल ऑलरेडी है वहां पे तो बनाने की जरूरत नहीं है। CHOH4, तो यहाँ पे बन गया CH2OH। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल। These are the two reactions which are the reduction of glucose. बस आपको रिएजेंट का ध्यान रखना है कि कैसा रिएजेंट डाला होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। ठीक है, अब उसके बाद है ऑक्साइन फॉर्मेशन। ऑक्साइन फॉर्मेशन, एक्साइन फॉर्मेशन करने से पहले ना मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपके पास ये जो ग्रुप होता है ना बेटे, जैसे NH2 के साथ OH लगा हो तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सल अमीन। दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोक्सल अमीन। ठीक है, हाइड्रोक्सल अमीन इसको बोलते हैं। तो ये आ गया एल्डिहाइड। और इसके साथ एक और बात बता दूं, जब भी आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा कोई भी, इसको हाइड्रोक्सल अमीन के साथ बोलते हैं। तो NH2OH का रिएक्शन होगा, इसमें से लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NOH, ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा ऑक्साइन। जब भी हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन होता है तो जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्साइन। ठीक है, तो यही रिएक्शन मैं बस यहाँ पे कर रही हूँ। ये रिएक्शन आपको बोलते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव का रिएक्शन है। पेरेंट कंपाउंड अमोनिया होगा ना NH3, उसमें से H हटा के OH लगाया हुआ, तो इसको भी ओपन करके लिख लेते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। आप इसको C डबल बॉन्ड और H लिख लो जैसे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब इसमें क्या लगा देंगे हम, NH2 एंड OH। ठीक है, तो यहाँ से H2O चला गया बाहर, तो H2O चला गया बाहर, CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH4, उसके बाद CH2OH। ये जो आपका बना ना, दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ ग्लूकोज ऑक्साइन, इसको बोलते हैं। ग्लूकोज ऑक्साइन से बेटर वर्ड है लिखना ग्लूकोक्साइन, ग्लूकोक्साइन, ग्लूकोक्साइन। ठीक है, तो रिएक्शन तो देखो कुछ भी नहीं है, हल्का सा किसी बच्चे को, ये जो ना, आई एम हैविंग अ फुल लिस्ट बेटा,
ये जो बच्चे 4-5 क्लास के एंड में गायब होते हैं ना, ये वही बच्चे होते हैं जो फिर टेस्ट में स्कोर नहीं कर पाते। इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता कि क्लास भी करे और वीडियो भी देखे उसका। तो आपको क्लास में अटेंटिवनेस दिखानी है। तो बायो का चैप्टर है, इट इज लेस ऑफ केमिस्ट्री, इट इज मोर ऑफ बायो। अगर इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आई डोंट थिंक फिर बायो वाले बच्चों को और किस में इंटरेस्ट होता है। केमिस्ट्री का सिर्फ इतना काम है कि वाटर माइनस किए, बस दैट्स इट। बाकी सारे मॉलिक्यूल आपके उसके हैं, बायोलॉजी में स्ट्रक्चर पढ़ते हो जो। तो ग्लूकोज में जब NH2OH को करोगे, इसका नाम है हाइड्रोक्सल अमीन। जब भी कभी हाइड्रोक्सल अमीन के साथ रिएक्शन होता है तो ऑक्साइन बनता है, वो मैंने करके दिखा दिया। ठीक है बेटा, यस। ऑक्साइन। आफ्टर द ऑक्साइन एक और रिएक्शन है साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। ये सब एल्डिहाइड के रिएक्शन है। साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन रिएक्शन देखना कितना आसान है। C double bond OH, CHOH 4 times CH2OH, ये बन गया ग्लूकोज। इसको हाइड्रोजन साइनाइड से करो, H और Cn। ठीक है, ऐसे। साइनाइड नेगेटिव होता है, ये प्लस होता है। यहाँ पे माइनस प्लस करना तुम्हें आता ही है। उसके बाद नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव अटैक। CH, ये प्लस था, इसके साथ Cn लग गया। ठीक है, और प्लस के साथ माइनस लग गया और O के साथ H लग गया। तो जब ऐसा रिएक्शन हो जाता है ना, तो इसमें देखो ये जो कार्बन है ना, उसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो जब किसी कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि साइनोहाइड्रिन के फॉर्मेशन से एक नया कायरल कार्बन इंट्रोड्यूस होता है। रिएक्शन तो कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस किया है बस मैंने। ऑक्सीजन नेगेटिव था, उस पे H दे दिया, ये कार्बन प्लस था, उस पे Cn दे दिया। ठीक है, मैं Cn का C वाला साइड दिया, तो मैं इसको नहीं शिफ्ट करवाती हूँ, बस इसको टोटल में लिख लो, ये माइनस है। ठीक है, तो ये कार्बन कायरल कार्बन इस रिएक्शन से इंट्रोड्यूस हो गया। बाकी रिएक्शन में कंपाउंड के नाम पे ही आप इसका दे सकते हो नाम। ग्लूकोज पहले लिख देंगे, ग्लूकोज, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, एसिटाइलेशन लास्ट क्लास में करवा दिया था। और अब बचा ओसाजोन। यहाँ तक क्लियर है बेटे? किसी को डाउट तो नहीं है? कोई रिएक्शन आसान लग रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिएक्शन तो सिर्फ इस ग्रुप के ही कर रहे हैं, बाकी को तो छेड़ ही नहीं रहे, सेम लिख रहे हैं। और वो भी प्लस माइनस के रिएक्शंस हैं। ओसाजोन फॉर्मेशन, अब देखो ओसाजोन फॉर्मेशन कैसे होती है। इसमें आपने किया फिनाइल हाइड्राजीन का एडिशन। अब पहले तो हाइड्राजीन सीखो क्या होता है। देखो हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है, एक मिनट, पेन ने 1 मिनट ले रहा है। हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है बेटे NH2NH2। और अगर वो फिनाइल हाइड्राजीन की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको NH2 का एक हाइड्रोजन हटा के पीएच ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होता है। मैं आपको करके बताती हूँ, वेट। हाइड्राजीन,
ये हाइड्राजीन का फॉर्मूला NH2 NH2। अब अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है फिनाइल हाइड्राजीन, तो फिनाइल हाइड्राजीन में क्या फॉर्मूला लगाओगे? बस फिनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे, माइनस ऑफ H प्लस PH, तो NH2 एज इट इज NHPH। इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो ये फिनाइल हाइड्राजीन बन गया। अब इस फिनाइल हाइड्राजीन के एक्चुअली में लगते हैं 3 मॉलिक्यूल। पहले आप रिएक्शन देख लो, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनिक नहीं है कि इसमें मैकेनिज्म करने की जरूरत है, मतलब वैसे वाली ऑर्गेनिक नहीं है। 3 मॉलिक्यूल इसमें यूज होते हैं फिनाइल हाइड्राजीन के, PH NH NH2। देखो रिएक्शन तो वही होना है कि वाटर का लॉस होना है, तो वाटर का लॉस इसमें से कैसे होगा? ये देखो, इसमें C डबल बॉन्ड O को इधर रख लो, H इधर रख लो, ये H2 यहाँ से जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N, ये N NH और PH, ये यहाँ पे जाएगा। फिर उसके बाद CHOH आ गया, फिर उसके बाद CHOH थ्राइस आ गया, फिर CH2OH आ गया। रिएक्शन तो एक होना चाहिए, पर एक्चुअली में एक नहीं होता। इसमें ये अल्कोहल वाला जो सेकंड वाला ग्रुप भी है ना, उसमें से भी वाटर का लॉस होता है। ठीक है, इसलिए ये जो सेकंड वाला कार्बन है जिसपे CHOH लगा है, इसमें से भी देखो जब वाटर का लॉस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, मैं आपको बना के बताती हूँ। ये ऐसा बन जाता है, ऑक्सीजन ही जाएगा ना यहाँ से भी, CH2 डबल बॉन्ड N NHPH। ठीक है, अच्छा नहीं, इस पे तो हाइड्रोजन लगेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि 2 बॉन्ड तो बने हुए हैं ऊपर नीचे। मुझे कैसे पता लगा हाइड्रोजन नहीं लगने, हाइड्रोजन बाहर जाने? क्योंकि कार्बन के 2 बॉन्ड तो यहाँ पे बने ही हुए हैं ना, तो इसका मतलब है इसमें से H भी जाएंगे और बाद में अमोनिया गैस वगैरह रिलीज हो जाएगा। तो 2 ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं और थर्ड के बन जाते हैं बाय प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं ग्लूकोजाजोन। और इसकी स्पेशल थिंग पता क्या है? ये जो आपके 2 कंपाउंड है, द वन इज कॉल्ड एज अ ग्लूकोज एंड द अदर इज अ फ्रक्टोज। तो चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, उन दोनों में अगर हम रिएक्शन ये करते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन से, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो सेम बनता है, ओसाजोन। ठीक है, तो ऑलवेज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ओसाजोन व्हेन देयर इज अ रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। और इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था कि आप हमें ये बताओ कि ग्लूकोज, ये ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट थी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जब फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। इसमें भी देखो, पहले पता बेसिकली बात की, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल भी ऑक्सीडेशन के बाद कीटोनिक ग्रुप ही देता है और उसके बाद सेम रिएक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों का सेम होता है रिएक्शन। इसके साथ ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट है। आप मानोगे पूरे चैप्टर में सिर्फ इतनी ही केमिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ और नहीं है, बस ये केमिकल रिएक्शन सिर्फ ग्लूकोज के ही है। अच्छा, मैं एक बार ना प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज बता देती हूँ। आई एम हैविंग डाउट कि हमने लास्ट क्लास में किया या हम फ्लो में फटाफट रिएक्शन पे ही आ गए, क्योंकि पेपर में आता ज्यादा रिएक्शन ही है ना। किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कर लेना। प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज में सबसे पहले है फ्रॉम सुक्रोज। तो C12H22O11 that is called as a sucrose। ठीक है, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर दी, वाटर डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो C6H12O6, ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज, प्लस C6H12O6, ये हो गया तुम्हारा फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये बन जाते हैं इसमें जब हम सुक्रोज से रिएक्शन करते हैं। द सेकेंड वन इज फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से कैसे होगा रिएक्शन? स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5।
n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब हम इसमें लेते हैं, H प्लस की प्रेजेंस में 393 केल्विन टेम्परेचर और 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जब ये फॉर्मेशन होता है तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ C6 H12 एंड O6, तो दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है इसकी प्रेपरेशन की, इनको ना फर्मेंटेशन, जो कैटेगरीज आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, है ना, तो ये बेसिकली मैंने तो टेम्परेचर रेंज लिख दिया, पर ये एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है इसमें। ठीक है, मतलब जैसे जाइमेज, इन्वर्टेज, ऐसे ऐसे करके इसके माल्टेज, कैटलिस्ट भी इसमें यूज होते हैं। तो ये दो रिएक्शन है इसकी प्रेपरेशन के। इसके साथ हमारा ग्लूकोज वाला टॉपिक कंप्लीट है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. चलिए Yes, अब हम ma'am. करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे। ऐसे करो, आप पेन कॉपी निकाल लो, सब बच्चे निकाल लेंगे, और ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओ अपनी कॉपी पे। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट, निकालो, साथ साथ करना पड़ेगा ना इसको। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। हाँ जी, है सब बच्चों के पास बेटा कॉपी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डाली उसमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर सबने? कैसे बनाते थे? C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखेंगे हम किसको? इसको हम लिखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप को, कार्बोनिल ग्रुप को, ये नंबर 1 है। उसके बाद नंबर 2 OH एट द राइट, H एट द लेफ्ट। उसके बाद नंबर 3 H एट द राइट, OH एट द लेफ्ट। नंबर 4 OH at the right, H at the left. Number 5 OH at the right, H at the left. Number 6 CH2OH. ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज। अब क्या होता है ना कि जो आपका ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है, उसकी कार्बन नंबर 5 के साथ आप रिएक्शन कराओगे। कैसे? ये देखो, ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन ना इसके 5th वाले हाइड्रोजन को ले लेता है। तो जब ये हाइड्रोजन को ले लेगा तो OH आ गया, यहाँ से H आ गया, OH आ गया, H आ गया। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, और 5th वाले को आप कैसे लिखेंगे? ये एक्चुअली में H ले रहा है ना, H तो इसने ले लिया, ठीक है, O के साथ। ये जो ऑक्सीजन था ये ऐसे करके साइक्लाइजेशन फॉर्म कर देता है, तो यहाँ पे आ जाता है CH2OH। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कार्बन के नंबर तुम लोगों ने डाल दिए हैं 4, 5 एंड 6। अब 6 मेंबर रिंग बना लो जिसका एक कॉर्नर ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, एक कॉर्नर ऑक्सीजन लगा दो और ये बना दिया रिंग। इस पे कार्बन की नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कार्बन नंबर 1, 2 पे ऐसे ऐसे ना एक एक लाइन लगा दो। तो लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट H है और राइट डाउन OH, लेफ्ट H है, राइट डाउन OH, लेफ्ट OH है, राइट डाउन H, लेफ्ट H है, राइट डाउन OH। इसमें लेफ्ट नहीं ऊपर रखना, इसमें बड़े वाला ग्रुप ऊपर रखना है ताकि रिपल्शन ना हो। तो CH2OH एंड H। तो ये आपके पास बन गई ग्लूको पायरानोज स्ट्रक्चर। पायरानोज का मतलब होता है रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसमें 6 मेंबर रिंग्स होते हैं जिसमें एक पोजीशन ली होती है इसने
आपके ऑक्सीजन में। अब जो आपने ये कंपाउंड बनाया, आप ऐसे भी तो कर सकते थे ना कि ये OH को लेफ्ट साइड ले आते, तो OH यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, बाकी सब सेम। OH यहाँ है, H यहाँ है, H is here, OH is here, OH, H, H, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर, ये कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं दो, इसके भी आप वैसे ही स्ट्रक्चर बना सकते हो पायरानोज, बस एक पोजीशन पे डिफरेंट होगा। इनके नेम है, जैसे जो सेंटर में लिखा है ना ग्लूकोज, उसको बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसमें अभी रिंग नहीं बना। दिस इज कॉल्ड एज अ ओपन चेन स्ट्रक्चर। और ये लेफ्ट एंड राइट वाली दोनों है ना, इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। ये भी रिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रिंग स्ट्रक्चर है। और जिस वाली स्ट्रक्चर में OH राइट पे लिखा हुआ है, वैसे ये डी ग्लूकोज है ना, डी इसको क्यों बोलते हैं सब बच्चों को बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में। Yes, ma'am. पेनल्टीमेट कार्बन है, इस पे ये राइट पे है तो ये डी है, तो ये D. ग्लूकोज है। तो इस वाली स्ट्रक्चर में जिस वाली पे OH होता है राइट साइड पे, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरानो स्ट्रक्चर। ग्लाई लिखा गया। अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर। और इस वाली को बोलेंगे बीटा डी ग्लूको पायरानोज स्ट्रक्चर। अब ये वाली जो दो स्ट्रक्चर है ना, अल्फा एंड बीटा डी ग्लूको पायरानोज स्ट्रक्चर, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो, इसमें C1 कार्बन एटम पे पोजीशन H एंड OH की डिफरेंट है। तो ये वाली जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आपस में बोलते हैं एनोमर्स। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। एनोमर्स क्या होते हैं? दोज आइसोमर्स which differs in configuration of H and OH at C1 कार्बन एटम। C1 कार्बन एटम पे अगर पोजीशन डिफरेंट है H और OH की, तो उसे बोलते हैं एनोमर्स। अब ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा हुआ है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमेरिक स्ट्रक्चर। अब उसके बाद एक टर्म आती है एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? जैसे मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर फिर से लिख रही हूँ मैं एक बार पिछली स्लाइड फिर से दिखा दूंगी, वेट। Then, ma'am. ओके, अब देखो जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर फिर से बना लेते हैं। CHO COH H
CHOH, COHH, COHH and CH2OH. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया डी ग्लूकोज। अब बनाओ गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर। गैलेक्टोज में क्या है? CHO, COHH, CHOH। फोर्थ वाले कार्बन पे पोजीशन चेंज है। ये है डी गैलेक्टोज। ठीक है, अब इस वाले स्ट्रक्चर में there is a difference in the configuration of H and OH at C4 carbon atom. ठीक है, तो these are called as a C4 apimers. इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो एपीमर्स होता है। तो एपीमर्स की क्या डेफिनेशन हो गई? Those isomers which differ in configuration of OH group at any carbon atom. एनी कार्बन एटम वो कायरल होना चाहिए, मतलब चारों ग्रुप उसके डिफरेंट होने चाहिए, तो उसको एपीमर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ना ये जरूरी नहीं है कि वो 4 पे हो, वो किसी भी कार्बन एटम पे हो। बस जब पेपर में इसका क्वेश्चन आता है ना तो उसको ऐसे लिख देते हैं C4 एपीमर्स। अदरवाइज इसकी पोजीशन जो भी हो सकती है, पर एनोमर्स की पोजीशन सेम है, मतलब एनोमर्स में आपका C1 पे ही होगा। सबको क्लियर हुआ? एनोमर्स क्या है, एपीमर्स क्या है? Yes. Yes, ma'am. अब देखते हैं फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, जरा इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। Previous slide, please. ये देखो, इसको कैसे लिखेंगे? ये नेगेटिव है, ये प्लस है। जब इसको इस वाले से करोगे तो क्या स्ट्रक्चर आएगा? OH और H, ये ऐसे लग जाएगा। अब इस पे तो खैर H है ही नहीं, ये वाला ना, यही वाला ग्रुप इधर आ जाएगा। CH2OH तो यही आएगा वैसे ही। भाई ये वाला ग्रुप सेम रिपीट किया है मैंने, बस O के साथ H लगाया है, CH2OH। अब इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, इसमें 1 2 3 4 5 मेंबर ही होंगे बस। अब इसका नंबर डाल लो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये फिर C2 हुआ ना, इस पे बड़े वाला ग्रुप ऊपर लगा दो, CH2 है, छोटे वाला ग्रुप नीचे लगा दो। लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, बिग ग्रुप अप,
एंड दिस इज डाउन। तो इसको बोलते हैं, ये फ्यूरैन होती है, ऐसे मतलब ऐसे रिंग हो ना, 5 मेंबर रिंग, तो ये फ्यूरैन है। तो ऐसी मिलती जुलती स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं फ्रक्टोज फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। बाकी इसमें आप ओरिएंटेशन चेंज भी कर सकते हो। ये हो गई इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर, और ये हो गई आपकी रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके पास रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें OH की पोजीशन चेंज कर दो तो ये बीटा हो जाएगी। ठीक है, तो अल्फा बीटा वाले फिर आपस में क्या होते हैं, सिखाया था ना अभी आपको, अल्फा बीटा वाले आपस में क्या होते हैं, क्या Yes, ma'am. क्या नाम देते हैं उसको? Anomers. ठीक है ना, तो ये हो गया अल्फा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज, और ये आपस में होते हैं एनोमर्स। तो ये हो गई रिंग स्ट्रक्चर की बात। अब बात आती है इसमें कि आपके पास कैसे एग्जिस्ट करते हैं, रूम टेम्परेचर पे कैसे चेक करोगे। जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है ना, डी वाला प्लस होता है, इसका मीनिंग है डेक्स्ट्रो। ठीक है, ये तो ओरिएंटेशन बताता है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो है, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर है, ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और ये बन जाएगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। देखो, जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और +101 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। जो बीटा डी ग्लूकोज है प्लस वाला, ये जो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन है ये +19.2 है, और जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन है, मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है +52.5 पे। तो इसका मतलब ये देखा गया कि एक्वस सॉल्यूशन अगर लिया जाए तो कितनी चेंज हो गई, 111 से 19.2, और बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो सबकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग है। ऑप्टिकल एक्टिविटी से आप चेक कर सकते हो पेपर में कि आपके पास कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है। आपके पास इसकी ओपन चेन फॉर्म प्रेजेंट है या दूसरी फॉर्म प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. Ma'am, ये वाला टॉपिक है। प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं? तो मैम ये वाली क्या कह रहे हो बेटे? बोलो डन है कि नहीं डन? किसको एक्सप्लेन कर दूं बेटे? ये टाइम, अच्छा अच्छा। ये फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल वैसे ग्लूकोज जैसी बनाई है। C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया, कार्बन प्लस हो गया। 5 नंबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो O नेगेटिव हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। बाकी सब कुछ वैसे ही लगा रहने दिया, तो O ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसके साथ आ जाएगा। ये बड़ा सारा ग्रुप था वो इस साइड पे लगा दिया, तो CH2OH OH और बाकी 1 2 3 4। ठीक है, एक पोजीशन ऑक्सीजन की, तो 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो गया। लेफ्ट वाइड वाला अप लगाना है, राइट साइड वाला डाउन लगाना है। अगर कोई ग्रुप बड़ा है तो उसको भी अप लगाना है, डाउन नहीं लगाना। अप एंड डाउन का मतलब यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल होता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्म बन गई जिसमें OH राइट पे है उसको अल्फा बोलते हैं, जिसमें OH दूसरी साइड पे भी हो सकता था ना, तो उसको लेवो बोलते हैं। क्लियर है बेटा?
और उसको बीटा बोलते हैं, सॉरी। चलो जी, उसके बाद है पॉलीसेकेराइड्स आपके। ये जो अपने हमने अब तक पढ़ा है, दिस इज अबाउट द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज, जो है आपके मोनोसेकेराइड्स। आप पहले डाई पढ़ाते हैं, है ना, फिर पॉली पे आएंगे। C12H22O11, ये सुक्रोज है, इसकी वैल्यू होती है +66.5। वाटर इसमें ऐड किया तो बन गया C6H12O6, C6H12O6। ये बन गया D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज। तो ये आपके पास दो फॉर्मूलाज आ गए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। स्पेसिफिक रोटेशन भी आपको इसकी पता ही है, मतलब ये +52.5 है, ये -92.4 है, और ये प्लस है। अब एक्चुअली में ये था डेक्स्ट्रो, ये भी है डेक्स्ट्रो, पर ये क्या बन गया, लेवो। इसलिए इस शुगर का नाम है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर का मतलब होता है कि इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। द कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis which upon hydrolysis forms monosaccharides, whose sign of optical rotation changes is called as invert sugar। और सुक्रोज एक इन्वर्ट शुगर है, बिकॉज इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का साइन चेंज हो जाता है एक कंपाउंड में जब आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, अब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैम आपने इन्वर्ट के आगे क्या लिखा है? शुगर। डन बेटा दिस वन। यस मैम। अच्छा, अब हमें देखना है कि ये जुड़े कैसे हैं आपस में। ठीक है ना, वो भी देख लेते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, उसके हिसाब से आपके पास लिंकेज आएगी। इन्वर्ट शुगर का ये मतलब होता है ना बेटे कि अगर कोई डाइसैकेराइड है जिसका कुछ ऑप्टिकल रोटेशन का साइन है, मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट में रोटेट करता है, पानी डालने के बाद उसका जो दो मोनोसेक्राइड बनते हैं उसमें से एक की तो रोटेशन सेम है, मतलब डेक्स्ट्रो ही है, और दूसरा पोर्शन लेवो निकल जाता है। तो ये ऐसी शुगर जो हाइड्रोलिसिस के बाद कुछ ऐसा कार्बोहाइड्रेट भी फॉर्म करे जिसका ऑप्टिकल रोटेशन का साइन, मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करे जितने में वो खुद कर रहा था, उसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है?
देखो C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये याद रखनी है बात, ये पूछी हुई है नीट में प्रीवियस ईयर में। C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। ये दो मोनोसेक्राइड यूनिट को इकट्ठा करके रखते हैं। और सुक्रोज एक्चुअली में होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये भी याद रखना, ये भी पूछ लेता है मल्टीपल चॉइस में। सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, आपको बना के दिखा देती हूँ मैं। पहले बनाओ अल्फा ग्लूकोज जैसे पहले बनाया था। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो पायरानोज बनाई थी ना, वैसे बना रहे हैं। ये बन गया। अब उसके बाद हम बनाएंगे इसका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई ना, इस वाले स्ट्रक्चर में इस वाले कार्बन पे CH2OH, इस वाले कार्बन पे OH, यहाँ पे H। ये पीछे जो स्ट्रक्चर बनाई थी सेम है, एक दो बार बनाओगे आपको भी लर्न हो जाएंगे। ये OH, ये H, यहाँ पे H और इस पे CH2OH। अब इसके ग्रुप्स के नाम दे दो, इधर भी नंबर दे दो। इसको 1 2 दिया है ना, तो इसको डैश में दे देते हैं। 1 डैश, 2 डैश, 1 डैश तो ये खुद ही हो गया, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश और 6 डैश। अब उसने क्या बोला है, C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ दिस, तो क्या होगा भाई, HOH सामने आ जाएंगे तो क्या लॉस हो जाएगा, वाटर। वाटर का। तो बाकी सेम स्ट्रक्चर है, तो मैं इतना सारा दोबारा लिखने की बजाय इसी स्ट्रक्चर को रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे आपके पास ना कुछ इस तरीके से एक ऑक्सीजन बच जाता है। बस इतना सा काम करना है। ये तो ये वाली जो लिंकेज है ना, जिसको रेड कलर से हम करेंगे, C1 एंड C2, C1 ग्लूकोज का और C2 फ्रक्टोज का। और ये वाली जो लिंकेज है ना, इस वाली लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है जी। अब दो स्ट्रक्चर्स और हैं, ये याद रखना बेटे, क्या क्या लिंकेज है, ये आया हुआ नीट में क्वेश्चन। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड माल्टोज। ये होता है दो ग्लूकोज से मिलके बना, मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, अब किसका क्या क्या कंबाइन करता है वो मैं लिख देती हूँ। C1 ऑफ 1 ग्लूकोज, पिछले वाले में तो C2 था ना, यहाँ पे है C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। ठीक है, और ये है रिड्यूसिंग शुगर खुद।
अब इसका देखो जरा स्ट्रक्चर बना के वैसे ही। यहाँ पे HOH वैसे ही, HOH, OHH, HOS, CH2OH और H। नेम दो इसका 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बन गया भाई तुम्हारा एक ग्लूकोज यूनिट, जिसका 1 तो है तैयार। अब 4th मतलब दूसरे वाले का फेस इधर करके लिखो फिर से, तभी 4th पे पहुंचेंगे ना। चलो, बाकी तो काम तो तुम्हें करना आता है, उसमें कुछ है ही नहीं नया। OHH लिंकेज क्या बनेगी वो हम यहीं पे रख करके लिख देंगे। फिर से वही, ठीक है। तो ये वाला हो गया, इसको बोलते हैं α1,4' ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये है आपका माल्टोज। ठीक है बेटे, यस मैम। अनुभव पता नहीं और तो कुछ नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास लैक्टोज की। मैम प्रीवियस लाइन। डन मैम। थर्ड इज अ लैक्टोज। तो पहले वाला ग्लूकोज फ्रक्टोज 1 2, ये ग्लूकोज ग्लूकोज 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आ गया लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ पे होता है बेटा? मिल्क में होता है ना। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, ये बनता है अल्फा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये वाले दो यूनिट इसके कंबाइन करते हैं। तो आई जस्ट वांट कि अगर आपको अल्फा डी गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे बना के दिखा सकते हो। ठीक है, पता है ना सबको अल्फा डी और वो क्या होते हैं? मैंने गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर जब एपीमर पढ़ाया था तो पढ़ाई थी, याद है बेटे? यस है ना? तो मैं वो सीधा ही फिर प्रोडक्ट लिख देती हूँ, इसमें क्या होता है। यस हाँ, बीटा डी ही है बेटे। अभी वैसे पता लग भी जाता, अगर मैं अल्फा डी लिख भी देती ना तब भी ना होता इसका रिएक्शन। अगर आपको बाय मिस्टेक जैसे लिख भी दिया हो ना अल्फा या बीटा डी, तो तब भी आपको पता लग जाएगा कि डाउन वाला ग्रुप जो है वो OH में जाता है, बिल्कुल बीटा ही होता है। अगर बाय मिस्टेक कभी लिख भी हो जाए तब भी वाटर लूज करते टाइम आप ठीक कर दोगे इसको। तो जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है, हाँ ये बीटा बीटा वाला होता है, बीटा स्केयर बॉर्नवीटा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे H होता है, यहाँ पे OH होता है। HOH OHH OHH and CH2OHH।
हाँ जी, अब इसमें बताओ, ये कंप्लीटली आपके पास बिल्कुल सेम आता है बुक से ही, कुछ नहीं होता इसमें एक्स्ट्रा बायोमोलिक्यूल में। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें सिर्फ जो आपको किताब में है वही आएंगी। ऑर्गेनिक बिल्कुल किताब से नहीं आएगी, फिजिकल के फॉर्मूला यूज होंगे पर वो आपके पास नहीं आएगी। अच्छा, सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन के ना मैं तुम्हें ग्रुप में सेंड करवाऊंगी फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूलाज की लिस्ट। इज दैट ओके बेटा? Yes, ma'am. वो ना Yes, ma'am. हैंड रिटन है, मतलब वैसे तो सर ने चैप्टर पढ़ाया है पर वो मेरे वाले हैं जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाना, और जिस बच्चे को जो नहीं समझ आया मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लिस्ट एडवांस में कर दूंगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। अच्छा हाँ, जितने भी फिजिकल के टॉपिक्स होंगे, जीओसी के भी, वो सारे फॉर्मूलाज हैंड रिटन मेरी तरफ से आप लोगों के ग्रुप में चले जाएंगे। आज मैं आपको 10 बजे तक सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन के आई विल ट्राई की पहुंच जाएं। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स अभी नहीं दूंगी क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है। बाकी सारे फिजिकल के वो आप मतलब ऐसा कर लो अपने आप को तैयार कि जब फाइनल पेपर होगा ना उससे पहले तुम्हें मतलब क्रैम्ड होने चाहिए, मतलब जहां सोते हो ना उसके सामने बेड पे लगा लेना, प्रिंट आउट निकाल के। जीओसी के भी दे दूंगी और बाकी भी, ठीक है बेटे। एक्चुअली मैंने दूसरे वाले नीट को दिए हैं पर पेपर तो तुम लोगों ने भी देना है ना, तुम लोगों के बैच में भी आ जाएंगे। अच्छा, कल शाम तक मैं एक लिस्ट भी आप लोगों को दे दूंगी जिसमें ना थोड़ा सा लिखा होगा कि कौन से टॉपिक हैं पढ़ने, कौन से नहीं। एक एक मेरे को याद कराना नेक्स्ट क्लास में, एक स्क्रीनशॉट भिजवा दूंगी किस किस सीक्वेंस में पेपर पढ़ना होता है। फिर वैसे तो ये बातें सारी तुम्हारे साथ करनी ही है। जितना मतलब प्रिसाइज रखोगे ना खुद को, जितना अपडेट रखोगे, शॉर्ट रखोगे, क्रिस्प रखोगे, उतना आसान है। ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है कि बायोमोलिक्यूल्स के लिए 4-5 किताबें छांट दी। अगर तुम्हें बोल दिया किताब से आएगा तो किताब से ही आएगा, बिलीव इट। अगर तुम्हें बोल दिया पॉलीमर किताब से आएगा, किताब से ही आएगा, ठीक है। आइसोलेशन वाला चैप्टर इसमें नहीं है, सीबीएसई में किताब से आएगा उसमें, तो उस किताब से ही आएगा। अगर बोल दिया कि ऑर्गेनिक मतलब बुक से नहीं लगेगी, हमारे नोट्स देखने पड़ेंगे, तब भी रिएक्शन इसका अलग ही आता है, ठीक है। तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट से चलेगा। तो जैसे जैसे स्ट्रेटेजी बताए जा रहे हैं ना, अभी से ही बेटा तैयारी करनी शुरू कर दो, सिर्फ आपने उसके लिए नहीं पढ़ना। मैम एनसीईआरटी चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं? अच्छा रुक जा बेटे, ये मैं रिएक्शन बता लूं फिर बताती हूँ। अब इसमें ना थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा, एच ओ एच ऊपर नीचे से रिमूव होंगे, तो ये जो बॉन्डिंग बन जाएगी ना, ये कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका फिर से ग्लाइकोसिटिक, और ये बीटा डी ग्लूकोज है, और ये बीटा डी गैलेक्टोज। चलो ये हो गए तुम्हारे डाइसेक्राइड। अब एनसीईआरटी से क्या क्या पढ़ना है ये बता देते हैं, फिर तुम्हें ना मैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्वेश्चन करवाती हूँ। बस एक स्टार्ट सेलुलोज वाला रह गया, वो थोड़ा सा बता के। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, जो तो आपके चैप्टर है ना बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, आइसोलेशन वाला चैप्टर जिसको आप मेटालर्जी वाला चैप्टर बोलते हो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, प्रीवियस स्लाइड बताती हूँ बेटे। Previous slide. हाँ दिखाती हूँ, केमिस्ट्री इन द एवरीडेज लाइफ। इसमें हम भी तुम्हें मतलब समझा सकते हैं, बट ये कंप्लीटली बुक से आता है, ये एनसीईआरटी है कंप्लीट। ठीक है, इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ले बेटा प्रीवियस स्लाइड ले। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब किताब में पूरा लिखा नहीं होता है, समझाना पड़ता है। बाकी क्वेश्चन उसका भी बुक में से ही आता है। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ऑर्गेनिक का आपको खुद से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, और फिजिकल का तो तुम्हें पता ही है कि न्यूमेरिकल कभी लाइफ में रिपीट हो ही नहीं सकता, वो हमेशा वैसे ही आता है।
तब तो पार्ट 2 एनसीईआरटी खरीदनी चाहिए एज कम्पेयर टू पार्ट 1। नहीं ऋत्विका, पढ़नी तो है ना एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो कॉन्सेप्ट बताएगी, सिलेबस बताने वाली किताब है, खरीदनी तो दोनों ही पड़ेंगी ना। बाकी सारी चीजें आपको मतलब कॉन्सेप्ट उसमें से आएगा और बाकी एक्स्ट्रा आएगा। एक्स्ट्रा का मतलब है कॉन्सेप्ट लगाना आएगा। ठीक है, चलो इसको खत्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड से बहुत कम क्वेश्चन पूछा है अभी तक। जो पूछा है ना सारा मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड से पूछा है। स्टार्च होता है, पता ही है तुम्हें। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ये एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए। ठीक है, कहाँ पे होता है वो भी तुम्हें पता है। ठीक है, बाकी इसका जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है, जो हल्की फुल्की बातें इसमें से। ओके मैम, महाजन हो तो सही बात है ऋत्विका तुम्हारी। स्टार्च में थोड़ा थोड़ी चीजें जैसे जो पूछी जा सकती हैं कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। पहले एक होता है एमाइलोस, ये सुना भी होगा तुमने छोटी क्लासेस में, और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों होते हैं। जो एमाइलोज होता है ना ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और ये इसमें सिर्फ 15 से 20% स्टार्च होता है, बस इतना सा डाटा पता होना चाहिए। और जो अमाइलोपेक्टिन होता है ना, ठीक है, बाकी इसमें दो कुछ ग्लूकोज यूनिट होते हैं, 200 से लेके 1000 तक अल्फा डी ग्लूकोज होता है इसमें। यूनिट कंबाइन करते हैं क्योंकि पॉलीमर जो है ये। और बाकी जो आपके पास है इसमें फोर्सेस, वो C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो पीछे पढ़ाई है। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन जो आपके पास होता है, एमाइलोपेक्टिन है इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये भाई मेन परसेंटेज है, 80 to 85% इसमें स्टार्च होता है, ये मेन स्टार्च होता है। ठीक है, और बाकी इस वाले में जो आपके पास प्रेजेंट है अल्फा डी ग्लूकोज चेन्स हैं इसमें भी प्रेजेंट, और थोड़ा ब्रांचिंग और अनब्रांचिंग का फर्क है बस। अल्फा डी ग्लूकोज इज देयर, बस इतनी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक होता है सेलुलोज, किसको बोलते हैं सेलुलोज? ठीक है, सेलुलोज एक्चुअली में होता है प्लांट्स में। outermost layer. हाँ जी, सेलुलोज बेसिकली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, मेजर कंपोनेंट होता है सेलुलर प्लांट्स उसका। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ह्यूमन बॉडीज में तो होते नहीं है, इसलिए गाय घास खा सकती है, आप लोग नहीं खा सकते हो, हम लोग नहीं खा Yes, ma'am. सकते, है ना। बाकी इसमें जो लिंक है प्लांट्स एंड प्लांट्स किंगडम, इसका सोर्स है। और इसमें सारे के सारे जो बने होते हैं ना, तो दैट इज अ बीटा डी ग्लूकोज। बाकी लिंकेज तो तुम्हें पता ही है कि कौन से वाली होती है, 1,4। लास्ट है इसमें ग्लाइकोजन। Ma'am, previous slide. लास्ट Ma'am, done. जो आपके पास ग्लाइकोजन है ये बेसिकली एनिमल बॉडी है इसका सोर्स। बाकी स्टार्च जैसा ही है, एमाइलोपेक्टिन है, ये सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है, बाकी ये होता है इन द लीवर, किडनी, मसल्स, ब्रेन। ठीक है, इसके बारे में आज तक कभी कुछ नहीं पूछा है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन के बारे में। जो पूछा है उसने उसके बारे में ही पूछा है, अपने
मोनो एंड डाइसेक्राइड के बारे में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया, ये वो हो गया, ये सारे क्वेश्चन उससे आए हैं। ठीक है, एनिमल के बाद बॉडी लिखा है बेटे। तो इसके साथ आपका कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ये दो पार्ट हैं चैप्टर के जिसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन लगने की। बाकी वाला जो पोर्शन है ना, बाकी वाले पोर्शन से बहुत कम आता है। प्रोटीन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कराएंगे, तब तक तुम्हें एक दो क्वेश्चन इसके पूछते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ आ जाए, which of the following biomolecules simply refers to as a staff of life? तो कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं। अब ऐसी चीजें जर्नल है बस, they are called as a staff of life। ठीक है, मतलब मेन स्टफ है जो लाइफ का, जो मर्जी मान लो इसको, काम करने वाले, चाहे स्टफ मान लो, चाहे बेसिकली वर्किंग चीजें मान लो, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म कौन सी है? कार्बोक्सिल, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल कार्बोक्सिल, या हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन? जो सबसे लेस कॉम्प्लिकेटेड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट तुम्हें मिलेगा ना, वो मिलेगा, एक तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, बस। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले वगैरह सब कुछ आगे जाके आते हैं ऑक्सीडेशन से। ह्यूमन बॉडी में कौन से टाइप का मोनोसेक्राइड पाया जाता है, डी या एल? इसके लिए मैं एक बात बोलूंगी, जितनी भी शुगर्स है ना, शुगर्स कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, और मोर ओवर जितनी भी नेचुरल शुगर्स हैं वो सारी डी होती हैं। जितनी भी मैन मेड शुगर्स हैं वो सारी एल होती है, याद रखना हमेशा। तो डी टाइप है जो सबसे ज्यादा बॉडी में होता है। अगर वो पूछ ले मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल कौन सा अर्थ पे, तो भी आपका आंसर कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट का मेजर फंक्शन क्या है? इतना पढ़ने के बाद पेपर में मेजर फंक्शन आया वो ना लिख पाओ। क्यों खाते हो शुगर्स? मेजर फंक्शन इसका दो है, एक तो स्टोर करके रखता है एनर्जी के लिए, स्टोरेज फूड है ये, एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है ना, मेंटेनेंस वगैरह बनाने के लिए भी यूज होता है, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस। एपीमर क्या होते हैं वो भी बता दिया, एनोमर्स क्या होते हैं वो भी बता दिया, गैलेक्टोज और ग्लूकोज क्या है वो भी बता दिया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है क्या वो भी बता दिया, इनवर्ट शुगर क्या होता है वो भी बता दिया, इजंट इट? Yes. Yes, ma'am. चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट प्रोटीन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है? तुम्हें तो अच्छा लगेगा बेटा, बायो का चैप्टर है ना। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Bye, ma'am. बाय बेटे, Bye, ma'am. बाय बाय जी, टेक Bye, केयर, ma'am. बाय बाय टू ऑल, गुड नाइट।